एमपी में 28 उम्मीदवारों के लिए चुनावी रण सज गया है। सियासी घमासान जारी है, जुबानी तीर चल रहे हैं, एक दूसरे पर वार पलटवार के सिलसिले जारी हैं। सभी मतदाताओं को साधने में लगे हैं और सियासी जंग के इस रण की ऐसी तमाम खबरों के साथ हम हाजिर हैं अपने खास प्रोग्राम उपचुनाव के रण के साथ। आइए शुरू करते हैं। तो 28 विधानसभा सीटों पर होने जा रहे उपचुनाव में इस बार भी मुद्दों की भरमार है। भिंड और मुरैना में वीरता वाले इतिहास को अब बीजेपी और कांग्रेस भुनाने में जुट गए हैं। भिंड और मुरैना के हजारों युवक देश की सीमा पर भारत माता की रक्षा कर रहे हैं। वहीं भिंड और मुरैना में जवानों को लेकर सियासत ने जोर पकड़ना शुरू कर दिया है। कांग्रेस ने ऐलान किया कि यदि वो सत्ता में वापस आती है तो भिंड और मुरैना में आर्मी, अर्धसैनिक, पुलिस बल और राज्य पुलिस में रहकर देश प्रदेश की सेवा करने वाले सैनिकों की शहादत में शौर्य स्मारक बनाएगी। इसके अलावा महगांव में रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा लगाने का भी ऐलान किया गया। कांग्रेस के राष्ट्रवाद पर बीजेपी ने अपना राष्ट्रवाद दिखाना शुरू कर दिया और कांग्रेस के मिनी वचन पत्र पर निशाना साधा। निश्चित कांग्रेस ने जनता के बीच में सर्वे किया, वहां जनता की जो मूलभूत सोच है उस पर पूरा विचार किया और ये पाया कि वहां जनता क्या चाहती है और हमको वहां क्या करना चाहिए। दोनों भावनाओं के साथ में, कार्यकर्ताओं की सोच और जनता के विचारों के साथ में हमने अपना वचन पत्र तैयार किया है। भिंड क्षेत्र से, महगांव क्षेत्र से बहुत ज़्यादा साथी हमारे सेना में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। कई शहीद भी हुए हैं तो उनके सम्मान में शौर्य स्मारक वहां बनना चाहिए। ऐसी वहां की जनमानस की भावनाएं हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की भावनाएं हैं, उसको वचन पत्र में शामिल किया गया है। इधर कांग्रेस की आज से लोकतंत्र बचाओ जन जागरण यात्रा शुरू हो गई है। भोपाल में कमलनाथ ने हरी झंडी दिखाकर इसे रवाना किया। ये यात्रा 28 विधानसभा सीटों तक पहुंचेगी। उपचुनाव वाली सभी 28 सीटों पर कांग्रेस कार्यकर्ता चाय चौपाल पर चर्चा कार्यक्रम करेंगे और इसके जरिए कांग्रेस राज के 15 महीने की उपलब्धियों का बखान होगा। फिर से मध्य प्रदेश में माफिया हावी हो रहा है। मैंने माफिया के खिलाफ मुहिम चलाया था। मैं कोई मुझे दबा नहीं सकता था, कोई मुझे पटा नहीं सकता था। पर आज तो माफिया का राज है। माफिया, मिलावट, ये सब चीजें और आम जनता गवाह है। मैं तो भरोसा कर रहा हूं मध्य प्रदेश के मतदाताओं पर, मध्य प्रदेश के नौजवानों पर भरोसा कर रहा हूं। मैं मध्य प्रदेश के किसानों पर, छोटे छोटे व्यापारियों पर मैं भरोसा कर रहा हूं और मुझे इस बात का विश्वास है कि हमारे नौजवान, हमारे किसान, हमारे छोटे व्यापारी मध्य प्रदेश का भविष्य सुरक्षित रखेंगे। तो जैसा कि आपने सुना भी, उपचुनाव की जंग में माफिया की एंट्री हो गई है। पूर्व सीएम कमलनाथ ने शिवराज सरकार पर हमला बोला। कहा प्रदेश में शिवराज सरकार के आते ही शराब माफिया, अपहरण माफिया, अपराध माफिया, भू माफिया, ड्रग माफिया, सारे तरह के माफिया सक्रिय हो गए। पूरी सरकार चुनाव अभियान और कैंपेन में लगी है। प्रदेश में सरकार नाम की चीज नहीं बची। कानून व्यवस्था की स्थिति बद से बदतर है। इस पर सीएम शिवराज ने भी पलटवार करते हुए कहा कि कमलनाथ ये बताएं कि कौन है असली माफिया। फिर से मध्य प्रदेश में माफिया हावी हो रहा है। मैंने माफिया के खिलाफ मुहिम चलाया था। मैं कोई मुझे दबा नहीं सकता था, कोई मुझे पटा नहीं सकता था। पर आज तो माफिया का राज है। माफिया, मिलावट, ये सब चीजें और आम जनता गवाह है। कमलनाथ जी माफियाओं के चर्चे कर रहे हैं, लेकिन असली माफिया कौन है, ये जब उनकी सरकार थी तो उनके मंत्रिमंडल के सहयोगी उमंग सिंगार ने बताया, गोविंद सिंह जी ने बताया। अब कौन माफियाओं के साथ है ये उनके मंत्री बताते रहे। माफिया क्या क्या कर रहे हैं ये उनके मंत्री बताते रहे और उनके साथ वो काम करते रहे। पहले तो कमलनाथ जी को जनता को जवाब देना चाहिए। शिवराज सरकार में महिला एवं बाल विकास मंत्री और डबरा विधानसभा से बीजेपी की प्रत्याशी इमरती देवी अक्सर अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहती हैं। इस बार फिर उन्होंने कमलनाथ से पूछ लिया एक सवाल। उपचुनाव की जंग में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। मंत्री इमरती देवी ने पूर्व सीएम कमलनाथ पर गंभीर आरोप लगाए थे।
उनका कहना था कि कमलनाथ मंत्री न बन पाने वाले विधायकों को हर महीना 5 लाख देते थे। वो मैं बताऊँ ना, कमलनाथ जी ऐसा काम करते हैं तो उन्हें पता रहता है। उनके बस में अगर हम लोगों को मंत्री बना दिया था और जो उनसे पूछे जाके कि खरीदते तो वो है, उनने सारे विधायक जो मंत्री नहीं बन पाए थे सबको हर महीना के 5-5 लाख कह के देते थे। लेकिन जो जैसा है उसको मानता है, लेकिन मेरी जनता मुझे कभी बिकाऊ मान ही नहीं सकती। मेरी जनता को मेरे पर पूरा विश्वास है। इमरती देवी के आरोप पर कमलनाथ ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। वो तो करोड़ों में बात करती है, करोड़ों में बात करती है। ये बिके हुए लोग के पास क्या कहेंगे, हम बिक गए, ये तो आरोप ही लगा सकते हैं। कोई खुद खड़े होकर तो नहीं ऐलान करेगा कि मैं बिक गया था। उपचुनाव को लेकर नेताओं के बीच जुबानी जंग जारी है। ऐसे में वोटिंग की तारीख नजदीक आने पर बयान और तीखे हो सकते हैं। और खबर दतिया से, उपचुनाव के रण में सीएम शिवराज सालोन भी गांव पहुंचे हैं। भाजपा के कार्यकर्ताओं ने यहां उनका जोरदार स्वागत भी किया। यहां उन्होंने सभा को संबोधित भी किया और रक्षा सिरोनिया के पक्ष में वोट भी मांगे। इधर इंदौर में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने सांवेर के लिए संकल्प पत्र जारी किया। इस दौरान वीडी शर्मा ने कांग्रेस के राष्ट्रवाद के मुद्दे पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपने अतीत को देखे और सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगने वाले राष्ट्रवाद की बात ना करें। मैं पूछना चाहता हूं दिग्विजय सिंह से और कांग्रेस के नेतृत्व से, बटाला हाउस के अंदर मोहन चंद शर्मा की शहादत हुई थी, दुनिया ने, देश ने देखा, यही दिग्विजय सिंह है। मध्य प्रदेश के कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री जो कमलनाथ के गले में हाथ डाल करके सरकार चला रहे थे। जवाब दीजिए, आपने कहा था कि ये फेक एनकाउंटर है, सर्जिकल स्ट्राइक देश के अंदर होती है, हमारी सेना जान जोखिम में डालकर, वही भिंड के लोग जहां स्मारक बनाने की बात कर रहे हैं, वो सैनिक अपनी जान हथेली पे लेकर के जाता है। और पाकिस्तान के लोगों ने हमारे सैनिकों को जो हताहत किया था, उनके ऊपर जो आक्रमण किया था, उसका जवाब देने के लिए सर्जिकल स्ट्राइक होती है। भारत में जश्न मनता है, लोग सेना के प्रति सलाम करते हैं, और आप दिग्विजय सिंह कहते हैं कि इसका प्रूफ चाहिए। अरे भारत का ये आज का सबसे बड़ा जयचंद है ये दिग्विजय। और भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश के अंदर ये कहा है कि कमलनाथ जी, तुम्हारा जो दम्भ है, उद्योगपति और बड़े आदमी होने का जो गुरूर है, इस गुरूर को वैसे तो ज्योतिरादित्य सिंधिया से लेकर के उन मित्रों ने, जिसमें तुलसीराम सिलावट ने अहम भूमिका निभाई, इन्होंने उस दम्भ को तोड़ दिया था जो तुमको गलती से आपने मान लिया था कि मैं मध्य प्रदेश का नेता हूं। और प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भांडेर से बीजेपी उम्मीदवार रक्षा सिरोनिया के साथ दतिया कलेक्ट्रेट पहुंचे। यहां सिरोनिया ने बीजेपी प्रत्याशी के तौर पर अपना नामांकन भरा। नरोत्तम मिश्रा ने भांडेर सीट पर बीजेपी की जीत का दावा किया। की तीव्रता में तो कमी आई है, पर फिर भी कोरोना से सावधानी में ही बुद्धिमानी, और इसलिए मास्क का प्रयोग, सैनिटाइजर का प्रयोग, ये सब आवश्यक है। लेकिन इसके साथ साथ अभी कोरोना में कमी आई है, उसको मद्देनजर, और त्योहारों का महीना है, गृह मंत्रालय ने गाइडलाइन में परिवर्तन किया है। इसलिए मां की मूर्ति में भी परिवर्तन किया है, और मंदिरों में भी अब दर्शन करने के लिए लोग जा सकेंगे। 200 की संख्या से अधिक नहीं होना चाहिए, लेकिन फिलहाल मेले जो लगते हैं वो मेले नहीं लगेंगे। और बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को सज्जन सिंह ने रावण बताया। इसके बाद बीजेपी तिलमिला गई। मंत्री उषा ठाकुर ने कहा कि चोरों को सारे चोर नजर आते हैं। वहीं कमलनाथ के दोबारा कांग्रेस सरकार बनने के दावे पर कहा 15 महीने की सरकार में वो कुछ नहीं कर पाए, बेचारे 15 दिन और खुश रह लें। लाइव टेलीकास्ट चल रहा होगा, क्यों भैया? बंधु, मुझे एक लगता है बहुत ही एक गीत बहुत प्रासंगिक लगता है इस समय कि चोरों को सारे नजर आते हैं चोर। हम खुद जैसे रहते, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, हमको सब वैसे ही दिखाई देते। नहीं, उनका कहना है कि जैसे जैसे दशहरा आता है तो उनका चेहरा रावण जैसा होने लगता है और वो पाखंडी है। ये तो देखिए मनगढ़ंत और निरर्थक सी बातें हैं।
हम सब एक शहर एक नगर में रहते हैं। इस प्रकार की असंसदीय भाषा का प्रयोग किसी ने भी नहीं करना चाहिए। इस प्रकार की असंसदीय भाषा का प्रयोग किसी ने भी नहीं करना चाहिए। सबको ये बात सुननी भी चाहिए। करेरा से भाजपा उम्मीदवार जसवंत जाटव की चुनाव आयोग से शिकायत की गई है। कांग्रेस ने जसवंत जाटव पर मतदाताओं को प्रलोभन देने का आरोप लगाया। वायरल वीडियो की कॉपी भी आयोग को सौंपी गई है। जाटव पर महोत्सव के लिए, दुर्गा महोत्सव के लिए 10,000 की राशि देने और उसके बदले वोट मांगने की शिकायत की गई है। इससे पहले अनूपपुर से चुनाव लड़ रहे बिसाहूलाल का पैसे बांटते हुए और मुंगावली से चुनाव लड़ रहे ब्रजेश सिंह यादव का साड़ी बांटने का वीडियो भी वायरल हुआ था। इसे भी चुनाव आयोग को सौंपा गया है। तो प्रदेश में उपचुनाव को लेकर मचे सियासी घमासान के बीच कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह आज मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के कार्यालय पहुंचे। दिग्विजय सिंह ने उपचुनाव वाली सीटों पर प्रशासनिक अफसरों के रवैये को लेकर शिकायत दर्ज करवाई। दिग्विजय सिंह ने प्रदेश में लागू आचार संहिता का पालन नहीं करने की शिकायत की है। दिग्विजय सिंह ने यह भी कहा कि बीजेपी सरकार प्रशासनिक अफसरों का इस्तेमाल कर उस चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश कर रही है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि बीजेपी ने 26 ऐसे उम्मीदवार घोषित किए हैं जिनका बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता 2 साल पहले विरोध कर रहे थे। दिग्विजय सिंह ने पुलिस कर्मियों की कार्यशैली पर सवाल उठाए। उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस पार्टी ऐसे अफसरों की सूची तैयार कर रही है जो चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ता की गाड़ी तोड़ दी गई, घर में घुस के तोड़फोड़ की। ऑडियो क्लिप सामने आया जिसमें कि उम्मीदवार मां बहन की गाली दे रहा है कि तेरे को निपटा दूंगा, तू समझा क्या है। इसी तरह से दिनारा के थानेदार, शिवपुरी जिले के दिनारा थानेदार जो कि करेरा विधानसभा में आता है, उसके खिलाफ शिकायतें आ रही, रोज मुकदमे दायर कर रहा है। इसी तरह से सहराई थाना राजीव दुबे मुंगावली का, वो खुलेआम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट डालने के लिए लोगों से कह रहा है। ये सारी शिकायतें हमने धनोपिया जी ने पहले और आज हमने माननीय राज्य चुनाव आयुक्त को उनको दी है और हमें उम्मीद है कि वे इस पे कार्रवाई करें। और ग्वालियर बीजेपी ने सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया और एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के खिलाफ दर्ज की गई शिकायत को लेकर राजनीतिक मामला दर्ज करने की मांग दरअसल की गई है। ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी के सांसद और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के खिलाफ कोरोना की गाइडलाइन का उल्लंघन किया गया, कार्यक्रमों सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क का ख्याल नहीं रखा गया। ये एक एडवोकेट हैं विनोद शर्मा, उन्होंने एसपी से इस बात की शिकायत की है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय और एमपी हाईकोर्ट के निर्देशों का उल्लंघन किया गया है। और 28 सीटों पर उपचुनाव है। जीत के लिए कांग्रेस कल से देवी की आराधना भी शुरू कर देगी। पीसीसी के दफ्तर में मां दुर्गा की प्रतिमा रखी जाएगी और पीसीसी में 9 दिनों का उत्सव होगा। नवरात्रि में दुर्गा जी की स्थापना वर्षों से मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी में होती आ रही है। इस वर्ष भी दुर्गा जी विराजेंगी। भंडारा होता है, भंडारा होगा। पूजा पाठ जिस तरीके से पहले होती आई है वो होगा। मध्य प्रदेश में जनमानस के हित में ईश्वर का, माँ का आशीर्वाद मिले, इसके लिए कांग्रेस कमेटी हमेशा से कार्यालय में बैठाती है। और यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद अब मरवाही उपचुनाव की बात करेंगे। कल बीजेपी उम्मीदवार के नामांकन दाखिले के बाद आज कांग्रेस के प्रत्याशी ने पर्चा दाखिल कर दिया है। कांग्रेस के प्रत्याशी डॉक्टर के ध्रुव आज जिला कार्यालय पहुंचे, अपना नामांकन दाखिल किया। इस दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम, राजस्व मंत्री, सांसद, विधायक, संगठन के अन्य बड़े नेता यहां मौजूद रहे। कांग्रेस पार्टी, खासकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शुरू से ही मरवाही चुनाव को लेकर बेहद गंभीर हैं। पार्टी मरवाही उपचुनाव को जीतने के लिए दिन रात लगी हुई है। मंत्रियों और 50 से ज्यादा विधायकों, संगठन के नेताओं को मरवाही विधानसभा के विभिन्न सेक्टर की जिम्मेदारी दी गई है। ये उपचुनाव महत्वपूर्ण है। जो हम लोगों ने 18 महीने में जो काम किया है उसका प्रतिसाद मरवाही की जनता अवश्य देगी।
बहुत दिनों से वहाँ की जनता की मांग थी कि जिला बने लोहरदगा, पेंड्रा और मरवाही, और वो हमारे शासनकाल में बना। विकास की नई इबारत लिखी जा रही है। विकास की बड़ी अपेक्षा थी। 15 साल तक के कोई काम मरवाही विधानसभा में नहीं हुआ था और हम लोगों के कार्यकाल में बहुत तेजी से निर्माण कार्य शुरू। और वहीं अमित जोगी ने भी आज अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। इस दौरान उनके साथ रेणु जोगी और ऋचा जोगी दोनों मौजूद रहीं। नामांकन से पहले वे अजीत जोगी की समाधि पर पहुंचे, उन्हें नमन किया, फूल चढ़ाए, आशीर्वाद दिया और उसके बाद फिर नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचे। नामांकन दाखिले के दौरान उनकी माता और पत्नी रेणु जोगी और ऋचा जोगी उनके साथ मौजूद रहीं। ये 2 तस्वीरें, पुष्पांजलि अपने पिता को और उसके बाद नामांकन दाखिले की तस्वीरें। एक तो सबसे पहले मुझे नहीं उतरना है। मैं चाहती हूँ कि मेरे पति श्री अमित जोगी ही यहाँ से लड़े, यानी कंटेस्ट करें। लेकिन अगर मुझे ईश्वर ने मौका दिया तो मेरा नाम पापा के साथ ही जुड़ा हुआ है या भैया के साथ ही जुड़ा है, यानी अमित जी के साथ, तो इन्हीं की जीत होगी। मेरा इसमें कोई रोल नहीं है। और सीएम भूपेश बघेल ने अमित जोगी को चुनाव लड़ने से रोकने के सवाल पर कहा कि ना तो हमें इसका अधिकार है और ना हम ऐसा कुछ करना चाहते हैं। मरवाही अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। जिसके पास वैध प्रमाण पत्र होगा वही चुनाव लड़ सकेगा। किसी को रोकने की बात नहीं है, क्योंकि आरक्षित सीट है। आरक्षित सीट में वही चुनाव लड़ सकता है कि जिसके पास जो आदिवासी हो। तो आदिवासी के जिसके पास प्रमाण पत्र हो वही तो चुनाव लड़ेगा। किसी कैसे लड़ने दे दिया जाएगा? अब वो निर्वाचन आयोग को देखने का है, क्योंकि उसके अलग से नियम बने हुए हैं। जो हम सामान्य सीटें हैं वहाँ फॉर्म की कीमत अलग है, नॉमिनेशन फाइल करते तो उसकी कीमत अलग है। अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए जो आरक्षित सीटें हैं उसके लिए अलग दर है। तो वो सारी व्यवस्थाएं निर्वाचन आयोग के द्वारा किया गया है और उसके तहत ही चुनाव होगा। इधर सांवेर उपचुनाव में संवेदनशील 38 मतदान केंद्रों पर सीसीटीवी के जरिए नजर रखी जाएगी। कलेक्टर मनीष सिंह ने कमेटी का गठन किया है। सभी एसडीएम अपने क्षेत्र के मतदान केंद्रों पर सत्यापन कर वेबकास्टिंग की सुविधा उपलब्ध कराने के संबंध में रिपोर्ट देंगे। आयोग द्वारा नियुक्त ऑब्जर्वर रूपवंत सिंह इंदौर आ गए हैं। राजनीतिक दलों को चुनाव के संबंध में चल रही गतिविधियों की जानकारी दे दी गई है। तो 28 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। कांग्रेस बीजेपी दोनों अपनी अपनी तरफ से पूरी ताकत लगा रहे हैं। दोनों दलों के फोकस में युवा है। बीजेपी ने हर बूथ पर 11 यूथ तैनात किए हैं, वहीं कांग्रेस ने हर बूथ 10 यूथ इस कैंपेन की नकल इसे बताया है। उपचुनाव की तारीखों के नजदीक आने के साथ ही सूबे में सियासी सरगर्मी बढ़ गई है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों दलों का फोकस युवाओं पर है। दोनों दल युवाओं के मत को अपने पाले में करने के लिए जोर लगा रहे हैं। बीजेपी ने युवाओं को साधने के लिए स्पेशल 11 का प्लान तैयार किया है। बीजेपी के 11 युवा कार्यकर्ता हर घर जाकर लोगों से वोट की अपील कर रहे हैं। इस टीम में बीजेपी के सर्वश्रेष्ठ युवा कार्यकर्ताओं को शामिल किया गया है। स्पेशल 11 तो भारतीय जनता पार्टी का एक स्थायी कार्यक्रम है। सिर्फ जहाँ जहाँ चुनाव हो रहे हैं वहाँ ऐसा नहीं है। ये तो हर बूथ पे जो सर्वश्रेष्ठ कार्यकर्ता हैं उनकी एक टोली बनती है। भारतीय जनता पार्टी आयोजन करती रहती है, लोगों को राष्ट्रवादी विचारधारा से जोड़ती रहती है, जन सेवा के अभियान चलाती रहती है, बैठकें होती है। तो जो भी कार्यकर्ता नियमित बैठक में आता है, जन सेवा के कार्य करता है, लोगों को राष्ट्रवादी विचारधारा से जोड़ने का प्रयास करता है, वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ जाता है। और जो टॉप के ऐसे कार्यकर्ता रहते हैं हर बूथ के, उनकी हम लोगों ने सूची बनाई है। उधर कांग्रेस भी युवाओं को साधने की कोशिश में लगी हुई है। बूथ स्तर पर पार्टी काम कर रही है और इस लिहाज से हर बूथ 10 यूथ के पुराने कैंपेन को फिर से चलाया गया है। कांग्रेस बीजेपी पर अपने कैंपेन की नकल का भी आरोप लगा रही है।
हर बूथ 10 यूथ, एक ये बहुत पुराना युवक कांग्रेस का कैंपेन है जो हम कई बार कई चुनावों के अंदर इसको कर चुके हैं, कई चुनावों में इसको शामिल किया जा चुका है। और रही बात यूथ की, तो जो अब भारतीय जनता पार्टी के नेता है आदरणीय तुलसी सिलावट जी कई बार पूर्व में भी जब चुनाव जीते तो सार्वजनिक मंचों पे कह चुके हैं कि मेरी जीत के अंदर अगर सबसे बड़ी निर्णायक भूमिका थी तो वो युवक कांग्रेस की थी। तो जिस तरीके से युवाओं ने काम करा, जिस तरीके से कांग्रेस के प्रति अपना विश्वास युवाओं ने जताया है और जिस तरीके से लोकतंत्र की हत्या हुई है, मेरा ऐसा मानना है कि सबसे जागरूक इस समय युवा मतदाता है। तो आप देखिएगा कि आने वाले समय में युवा मतदाता किस और ये निर्णायक लड़ाई को ले जाता है। एमपी की सियासत के लिहाज से उपचुनाव बेहद अहम है और ऐसे में दोनों ही दल युवाओं को अपने दल से जोड़ने की जुगत में हैं। लेकिन किसे कितनी कामयाबी मिलेगी ये नतीजों के बाद साफ हो जाएगा। अरुण त्रिवेदी, न्यूज़ 18, इंदौर। और एमपी में उपचुनाव की जंग में अब हो गई है भगवान राम की एंट्री। क्या 28 सीटों के उपचुनाव में भी सियासी दल भगवान भरोसे हैं? सुर्खी के बाद अब उपचुनाव वाली सीट अशोकनगर के चुनाव में भगवान राम की एंट्री हो गई है। यहां से 11 किलो चांदी की रामशिला अयोध्या रवाना करवाई जा रही है। ये घोषित तौर पर बीजेपी का आयोजन नहीं, लेकिन यहां से बीजेपी के उम्मीदवार जजपाल सिंह जज्जी के समर्थकों ने चुनावी माहौल को राममय किया है। रामशिला को अशोकनगर से अयोध्या रवाना करने से पहले इस रामशिला का विधानसभा सीट के सभी मंदिरों में भ्रमण कराया गया। अशोकनगर सीट पर सवाल है कि रामकाज पर भी क्या चुनावी रंग चढ़ा है? जो चुनाव चिन्ह होगा ये गोविंद भैया। इसके पहले सुर्खी विधानसभा सीट पर एक वीडियो वायरल हुआ था। इसमें बीजेपी का एक कार्यकर्ता वोटर को कैलेंडर भेंट कर रहा है कि इस बार भूल पर वोट देना है। एक वोट देने पर 1 ईंट मंदिर निर्माण में लग जाएगी। गोविंद सिंह राजपूत इसके पहले विधानसभा क्षेत्र सुर्खी में 13 दिनों तक रामशिला पूजन यात्रा निकाल चुके हैं। सुर्खी में इस पर सियासत भी हुई थी। क्षेत्र में भी चुनाव होना है, जहां से प्रदेश के मंत्री भाजपा के प्रत्याशी के रूप में श्री गोविंद सिंह राजपूत चुनाव लड़ रहे हैं। उनके द्वारा चुनाव प्रचार शुरू कर दिया गया है। चुनाव की घोषणा हो चुकी है, आचार संहिता की कभी भी छूट लगने वाली है। ऐसी स्थिति में उनके द्वारा चुनाव प्रचार में भगवान राम के नाम का सहारा लेकर धर्म को राजनीति में घसीटा जा रहा है। ये बहुत ही आचार संहिता का उल्लंघन है। राजनीति धर्म का उपयोग नहीं होना चाहिए। हमने चुनाव आयोग से शिकायत की है और कार्रवाई करने की मांग की है। कि राम भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई राजनीति का केंद्र नहीं है। भगवान श्री राम हमारे लिए आस्था और श्रद्धा का केंद्र है और भगवान चाहे राम हो चाहे राधा कृष्ण हो, सभी श्रद्धा के केंद्र हैं। इन पर राजनीति नहीं होना चाहिए। सुर्खी से पहले मेहगांव सीट पर रामशिला यात्रा निकल चुकी है और नेपानगर सीट पर सांसद नंदकुमार सिंह चौहान अपने भाषणों के जरिए चुनाव में अयोध्या राम मंदिर की एंट्री करवा चुके हैं। सवाल ये है कि क्या उपचुनाव में राष्ट्रीय मुद्दों की एंट्री होगी? सवाल ये भी है कि हिंदुत्व और राष्ट्रवाद के इन मुद्दों में स्थानीय वोटर के सवाल कब सुने जाएंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और उपचुनाव का रण में फिलहाल इतना ही।